क्या पाकिस्तान अब खुद अपने ही बनाए जाल में फंस रहा है? जब एक तरफ बलूचिस्तान की धरती पर खनिजों की दौलत है तो दूसरी तरफ वहां की आवाजें अब हथियार बन चुकी हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की हालिया टैक्टिकल स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान आर्मी को झकझोर दिया है और ये कोई आइसोलेटेड घटनाएं नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे क्यों BLA अब पहले से कहीं ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और लीथल हो चुका है, कैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल पावर्स को शामिल करके इस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और क्यों ये मुद्दा सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स और इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से भी जुड़ता है। ये पूरी चर्चा UPSC GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी दोनों के लिए क्रिटिकल है और इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी स्क्रीन की। बस plug in your earphones because Civil 360 is the only UPSC channel you can just listen to and stay UPSC ready 24/7। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, BLA की तरफ से जो हाल ही में दावे आए हैं, मतलब ये मिड 2025 रिपोर्ट के, वो वाकई काफ़ी अलार्मिंग है। जनवरी से जून 2025 सिर्फ 6 महीनों में 17 पाकिस्तानी मिलिट्री बेस तबाह करने का क्लेम है। 17 बेस 6 महीने में? हाँ, और करीब 650 सैनिकों को मारने का दावा। रिपोर्ट कहती है कि कुल 726 पर्सनल एलिमिनेट हुए हैं और 373 घायल। ये नंबर्स ये सिचुएशन की ग्रेविटी को दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, और जब हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो ये कॉन्ट्रास्ट और भी ज्यादा शार्प लगता है। मिड 2024 रिपोर्ट में जहां तक मुझे याद है 253 पर्सनल का फिगर था। एग्जैक्टली 253 मारे जाने का दावा था 2024 में और इस साल ये आंकड़ा 726 बताया जा रहा है। मतलब लगभग 3 गुना इंक्रीज। 3 गुना? ये तो बहुत बड़ी जंप है। और सिर्फ जाने ही नहीं, पिछले साल 30 व्हीकल्स नष्ट करने का क्लेम था, इस साल 131। तो ये साफ तौर पर BLA की बढ़ी हुई ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और कह सकते हैं उनकी हिम्मत की तरफ इशारा कर रहा है। सिटी हमलों से अब? हाँ बिल्कुल, वो टैक्टिकल एवोल्यूशन बहुत क्लियर है। पहले ज्यादातर हिट एंड रन टैक्टिक्स होते थे, लो इंटेंसिटी किस्म के, लेकिन अब BLA कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फ्रेंकली ऑडेशियस ऑपरेशन कर रही है। जैसे कोई स्पेसिफिक एग्जांपल? जैसे वो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की हाईजैकिंग हुई थी, काफी बड़ा ऑपरेशन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें 214 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए थे। 214? एक ट्रेन हाईजैकिंग में? हाँ, ये रिपोर्ट्स का दावा है। या फिर दर्रा बोलान जैसे स्ट्रेटेजिक इलाके पे टेम्परेरी कब्जा करके सप्लाई लाइंस को काटना। ये दिखाता है कि वो अब सिर्फ हिट नहीं कर रहे बल्कि टेरिटरी होल्ड करने और लॉजिस्टिक्स डिसरप्ट करने की कैपेसिटी भी डेवलप कर रहे हैं, भले ही थोड़े समय के लिए। और फिदायन हमलों का क्या? उनका जिक्र भी आ रहा है। बिल्कुल, फिदायन यानी सुसाइड अटैक्स और IEDs का इस्तेमाल, ये दोनों ही बढ़े हैं। ये दिखाता है कि वो अब कन्वेंशनल टैक्टिक्स के साथ साथ एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर भी जोर दे रहे हैं। तो ये एक मल्टीप्रोंग टैक्टिकल एवोल्यूशन है। और इसमें एक और एंगल है मॉडर्न वेपन्स का। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि M240B मशीन गन्स, M16A4, M4A1 राइफल्स, यहाँ तक कि नाइट विजन डिवाइसेस भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो काफी सोफिस्टिकेटेड हथियार है, अक्सर नेटो फोर्सेस से जुड़े हुए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये हथियार BLA तक पहुंच कैसे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो अक्सर भारत पर, रॉ पर BLA को सपोर्ट करने का आरोप लगाता रहा है। हाँ, वो आरोप तो पुराना है। बिल्कुल, लेकिन ये जो स्पेसिफिक वेपन सिस्टम्स हैं, M4s, M16s, ये सवाल उठाते हैं कि क्या कोई और चैनल्स भी हैं या ये कहीं और से एक्वायर किए जा रहे हैं। इसका कोई पुख्ता जवाब फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर यह शक जरूर पैदा करता है। अच्छा, तो ये बड़ी भी कैपेबिलिटी और टैक्टिकल शिफ्ट के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है? डेफिनेटली, कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ साल पहले बलोच राजी आजुई सांघार यानी BRAS का गठन हुआ था। ये बेसिकली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। BRS, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें BLA के अलावा जो दूसरे बड़े बलोच राष्ट्रवादी समूह हैं, जैसे बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स BRG और बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA, वो सब साथ आए हैं। अच्छा, तो ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अब जॉइंट ऑपरेशंस प्लान होते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, रिसोर्सेज पूल किए जाते हैं। तो जाहिर है जब अलग अलग ग्रुप सिनर्जाइज करेंगे तो उनकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस और लिथालिटी बढ़ेगी। और रिक्रूटमेंट का क्या सीन है? क्या इसमें भी कोई बदलाव आया है? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पहले जहां ज्यादातर पारंपरिक लड़ाके होते थे, अब रिपोर्ट्स हैं कि एजुकेटेड यूथ, मतलब
पढ़े लिखे नौजवान और यहाँ तक कि महिलाएं भी इस आंदोलन से जुड़ रही हैं। महिलाएं भी? ये तो सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद इस आंदोलन का सोशल बेस एक्सपैंड हो रहा है और ये सिर्फ कुछ कबायली इलाकों तक सीमित नहीं रह गया है, ये नैरेटिव को भी अफेक्ट करता है। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ठीक से समझने के लिए थोड़ा बलूचिस्तान का कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिहाज से। हाँ बिल्कुल। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है एरिया वाइज, करीब 44% हिस्सा, लेकिन आबादी बहुत कम है, स्कैटर्ड है। और रिसोर्सेज, सुना है नेचुरल रिसोर्सेज काफी है वहां। रिसोर्सेज भरपूर है, नेचुरल गैस, मिनरल्स, कॉपर, गोल्ड, काफी कुछ है। और लोकेशन देखिए, ग्वादर पोर्ट यहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है, तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जबरदस्त है। लेकिन यही तो पैराडॉक्स है ना? इतने रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे बैकवर्ड इलाकों में गिना जाता है। एग्जैक्टली, यही कोर इशू है जो हिस्टोरिकल ग्रीवेंस को फ्यूल करता है। 2016 की एक यूएनडीपी रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक बलूचिस्तान में 71% आबादी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रही थी। 71%? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब सिर्फ इनकम नहीं, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स, सब में पिछड़ापन। जी, इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर और पशुपालन पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान की ओवरऑल जीडीपी में बलूचिस्तान का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, शायद 3-4% के आसपास। तो ये जो एहसास है कि रिसोर्सेज हमारे लेकिन फायदा किसी और को या हमें नहीं मिल रहा, ये भावना बहुत गहरी है। और ये कोई नई बात नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री तो काफी पुरानी है, 1947-48 से ही। हाँ, जब कलात रियासत का विलय पाकिस्तान में हुआ तभी से विवाद शुरू हो गया था। नवाब ऑफ कलात शुरू में विलय के पक्ष में नहीं थे। उसके बाद भी कई बार बड़े विद्रोह हुए, 1948 में, फिर 58, 59, 62, 63 और 70s में 1973-77 वाला विद्रोह काफी बड़ा था, भुट्टो के टाइम पर। और 2003 से जो मौजूदा फेज चल रहा है, हाँ, उसे 5वां विद्रोह कहा जाता है। ये उसी हिस्टोरिकल डिस्कंटेंट, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की भावना की कंटिन्यूएशन है, ऐसा बलोच राष्ट्रवादी मानते हैं। नवाब अकबर बुख्ती की 2006 में हत्या के बाद ये और तेज हो गया था। तो अब पाकिस्तान इस चैलेंज से निपट कैसे रहा है? उनकी स्ट्रेटजी क्या है? एक तरफ तो वो भारत पर आरोप लगाते हैं। हाँ, वो एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रहा है। भारत पर, स्पेसिफिकली रॉ पर, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को हवा देने और सीपैक को साबोटाज करने का आरोप लगाना। ये आरोप पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पर भी उठाता रहा है। हालांकि जैसा मैंने कहा, कंक्रीट एविडेंस वो पेश नहीं कर पाया है जिसे ग्लोबल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया हो। और दूसरी तरफ, क्या वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए? बिल्कुल। ये उनकी स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। चीन तो सीपैक और सेंदक कॉपर गोल्ड माइन के जरिए पहले से ही हैवीली इन्वॉल्व है, लेकिन अब पाकिस्तान बलूचिस्तान के मिनरल वेल्थ के लिए, खासकर रिकॉर्डिक कॉपर गोल्ड माइन प्रोजेक्ट के लिए, अमेरिका और सऊदी अरब जैसी दूसरी बड़ी शक्तियों को भी इन्वाइट कर रहा है। रेकोडिक, इसमें तो लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स होने की भी बात है। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वहां लिथियम और दूसरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का एंगल इसे और कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो पाकिस्तान की ये जो स्ट्रैटेजी है इंटरनेशनल पावर्स को इन्वॉल्व करने की, इसके पीछे रैशनल क्या है? मतलब वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं? इसके पीछे मल्टी लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स लगते हैं। पहला, बलूचिस्तान पर अपने कंट्रोल और सॉवरेनिटी को एक तरह से इंटरनेशनल लेजिटिमेसी दिलाना। जब यूएस, सऊदी अरेबिया, चाइना जैसी पावर्स के बड़े इकोनॉमिक स्टेक्स वहां होंगे, तो बलोच सेपरेटिस्ट क्लेम्स को काउंटर करना और उनके लिए ग्लोबल सिंपैथी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मतलब फॉरेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को अपनी ढाल बनाना। कुछ हद तक, हाँ। दूसरा, बीएलए लगातार चीनी इंटरेस्ट पर हमले करती रही है, सीपैक प्रोजेक्ट्स पर, चीनी नागरिकों पर। तो शायद पाकिस्तान अपनी डिपेंडेंसी सिर्फ चीन पर ना रखकर दूसरे प्लेयर्स को लाकर रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। ये एक तरह से अपनी सॉवरेनिटी को फॉरेन कैपिटल से इंश्योर करने की कोशिश भी कही जा सकती है। यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक सवाल सोचना चाहिए जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। सवाल ये हो सकता है, Analyze how nations facing internal insurgencies might leverage international economic partnerships to consolidate state control and counter separatist movements. Discuss the geopolitical implications of such strategies, particularly in resource-rich regions. बिल्कुल सही सवाल है।
ये दिखाता है कि कैसे डोमेस्टिक इश्यूज और इंटरनेशनल रिलेशंस आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, तो जीएस पेपर 2 में तो ये रीजनल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स, फॉरेन पावर्स का रोल, ये सब कवर करता है। और जीएस पेपर 3 के लिए इसकी रेलेवेंस? जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो ये बहुत ही डायरेक्ट रेलेवेंस रखता है। देखिए, ये उग्रवाद का केस स्टडी है, कैसे पनपता है, उसके ड्राइवर्स क्या हैं, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पॉलिटिकल एलियनेशन, राइट, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट का एंगल भी है। एब्सोल्युटली। कैसे नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बन जाता है। फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, भारत के लिए उसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ये सब GS3 के दायरे में आता है। और BLA का टैक्टिकल एवोल्यूशन, कोऑर्डिनेशन, मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल, ये सब भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजेस हैं। हाँ, ये दिखाता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे अपनी कैपेबिलिटीज एनहांस करते हैं। तो ये पूरा मामला लोकल डिस्कंटेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स, रीजनल जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी चैलेंजेस का एक कॉम्प्लेक्स वेब है। एक और सवाल यहाँ GS पेपर 3 के लिए बन सकता है। एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ इंसर्जेंट टैक्टिक्स as seen in the case of the Baloch Liberation Army, BLA. How do factors like improved coordination, access to modern weaponry, and changing recruitment patterns impact the state's counter-insurgency strategies and overall internal security? ये भी बहुत पर्टिनेंट सवाल है। ये एनालिसिस एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा बलूचिस्तान और BLA मुद्दे पर। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। Which African country has officially designated the Balochish Liberation Army, BLA, as a terrorist organization? आपके ऑप्शंस हैं A. नाइजीरिया, B. इथियोपिया, C. साउथ अफ्रीका, D. कोई भी नहीं, none of the above। अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने UPSC प्रिपेयरिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो की शॉर्ट नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Civil 360 is the only UPSC channel you can just listen to and stay UPSC ready 24/7. So plug in your earphones and रहिए हर मुद्दे पर अपडेटेड कहीं से भी, कभी भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी जियोपॉलिटिकल मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।